My drug name is hydrocortisone. So basically the generic name of hydrocortisone is hydrocortisone succinate and the trade name was the Efcolin or Cortez. So hydrocortisone is used in mainly as a immunosuppression agent and in anti-inflammatory reaction. तो फिर हम लोग का क्या होता है कि जब हम लोग हाइड्रोकॉर्टिसोन का क्लासिफिकेशन इट हैज डिवाइडेड इनटू टू क्लास. Firstly, glucocorticoids and mineralocorticoids. In glucocorticoids, it is further divided into three parts: short acting, intermediate acting, and long acting. In short acting, there is hydrocortisone, and in intermediate acting, it is prednisolone, and in long acting, betamethasone and dexamethasone. सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करता है कि स्टेरॉइड्स का काम करता है. तो फिर जो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है जब हम लोग पेशेंट को जब देते हैं तो फिर ये जो इसके कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिसेप्टर्स होते हैं हम लोग के सेल्स में वो पहले साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, वो न्यूक्लियस में नहीं होते हैं. तो फिर ये पहले इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं. तो जैसे ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं जब हम लोग पेशेंट को देंगे तो ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिसेप्टर से जाके ये जो हम लोग के स्टेरॉइड होता है वो बाइंड कर जाते हैं, फिर ये एक्टिव हो जाते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं. एंड देन क्या होता है कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है. फिर जब ये एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद ये साइटोप्लाज्म में नहीं रहता है, ये न्यूक्लियस में चला जाता है. तो न्यूक्लियस में हम लोग को पता है कि वहां पे डीएनए रहता है, वहां पे ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन ये सारी प्रोसेस होती है. क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन तो दो प्रोसेस होती है मेनली, एक ट्रांस एक्टिवेशन होती है, ट्रांस जब इसके बाद ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है उसके बाद दो प्रोसेस होंगे, एक ट्रांस एक्टिवेशन होती है, एक ट्रांस रिप्रेशन होती है. तो जो ट्रांस एक्टिवेशन की प्रोसेस होती है जब ये बाइंड कर जाता है तो उसमें हम लोग को वो देखने को मिलते हैं, मतलब दो बाद में रिजल्ट देखने को मिलते हैं. इसमें क्या होता है साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, साइड इफेक्ट भी होते हैं प्लस साथ में एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन भी होता है. लेकिन ये तो इम्यूनोसप्रेशन का काम कर रहा है ना, तो फिर यहाँ पे ट्रांस रिप्रेशन हुआ और ये साथ में एक ट्रांस एक्टिवेटर भी यहाँ एक ऐड होता है. तो जब ये ट्रांस रिप्रेशन का काम करता है तो यहाँ पे साइड इफेक्ट हम लोग को नहीं ज्यादा देखने को मिलते हैं और यहाँ पे सिर्फ एंटी इंफ्लेमेटरी देखने को मिलते हैं समझ में. उसके बाद इंडिकेशंस में हम लोग को जैसे कि अगर स्किन डर्मेटोसिस है उसमें यूज करेंगे और एड्रेनल इनसफिशिएंसी होगी उसमें यूज करते हैं. एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस में और सीवियर अस्थमा की कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं. एंड इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच पेशेंट विच आर हाइपरसेंसिटिव टू द हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड इन वायरल इन्फेक्शन एंड ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन. बिकॉज ये क्या कर रहा है कि इम्यूनोसप्रेशन का काम कर रहा है. तो फिर जो वायरल इन्फेक्शन और ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन होते हैं वो ऑलरेडी उनका इम्यून सिस्टम अगर वीक हो जाएगा हम लोग को तो फिर वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे. तो इस वजह से हम लोग ये नहीं यूज करते. ये यूज करेंगे तो ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेशन का काम कर रहे हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम और भी ज्यादा वीक हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसमें नहीं यूज करते. एंड द डोजेस आर और जो वेट डिक्रीज हो रहा होता है उसको भी हम लोग क्योंकि जब हम लोग हाइड्रोकॉर्टिसोन देंगे तो फिर वेट भी डिक्रीज होता है तो फिर उसके बाद हम लोग को वेट भी एसेस करते रहना है. और एसीटीएच एक स्टिमुलेशन टेस्ट होता है वो भी हम लोग को करते रहना है क्योंकि इसमें जब हम लोग हाइड्रोकॉर्टिसोन दे रहे हैं तो एड्रेनल कॉर्टेक्स में क्या कर रहा है कॉर्टिसोल और एसीटीएच का जो लेवल होता है वो उसको इंक्रीज कर रहा होता है. तो एसीटीएच स्टिमुलेशन टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि एसीटीएच जो हार्मोन होता है जैसा हम लोग की बॉडी में होता है वैसे ही हम लोग इंजेक्ट करते हैं इंट्रामस्कुलरली और उसके 30 मिनट्स आफ्टर हम लोग ब्लड सैंपल लेते हैं और फिर लैब इन्वेस्टिगेशंस करते हैं. जो हम लोग हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं उसके बाद पता चल जाता है कि हम लोग का लेवल बढ़ा तो नहीं. एडिसन्स डिसीज या कुशिंग सिंड्रोम दोनों एसेस करते हैं. कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि लेवल इंक्रीज हो जाता है और एडिसन्स में एडिसन्स क्राइसिस हो जाती है, मतलब एड्रेनल इनसफिशिएंसी हो जाती है. एंड मैम फिर हम लोग पेशेंट को एजुकेट करेंगे, कोई एबनॉर्मल कंडीशन हो या फिर कोई सिम्टम्स हो रहे हैं तो फिर वो फर्दर इन्फॉर्म करें. या फिर अगर जैसे कि जो भी हम लोग ले रहे हैं उसकी वजह से एडिमा या फिर क्योंकि उसमें सोडियम के कंसंट्रेशन भी थोड़ा ज्यादा होता है इस वजह से एडिमा होने लगता है तो उसके लिए भी करेंगे. मतलब पेशेंट को बोलेंगे कि आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं तो हम लोग को इन्फॉर्म करो. So hydrocortisone comes under the schedule H. In schedule H, we don't sold the hydrocortisone without any prescription, and we only purchase this from the if the physician is prescribed to the hydrocortisone, then only we purchase, and its storage is 30 degrees Celsius. So we have to store the hydrocortisone in 30 degrees Celsius.